स्टूडेंट्स, समकीर्ति हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से मैंने आपके लिए टॉपिक नहीं बनाया, मैं बिज़ी थी, सॉरी उसके लिए। और होप सो आप सब ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम वो है मुग़ल एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। वैसे तो मुग़ल एम्पायर बहुत बड़ा टॉपिक है अगर हम उसको पूरा कवर करके चलें, बट हमारे लिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, जो आज टॉपिक हम करने वाले हैं वो है मुग़ल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अगर आपको डिटेल्स में इसके करने हैं बैटल वगैरह सारा कि किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर और सारा अगर आप कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बताइए, मैं उसको कवर करा दूंगी आपको। बट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जो हमारे लिए BLLB में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके हिस्ट्री 1 में, और इसके अलावा अगर आप UPSC RPS या किसी भी सब्जेक्ट, अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसमें आजकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मतलब। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल छोड़िएगा मत, ठीक है। इसमें क्या है कि हम थ्योरी करेंगे, आप रटने की रोटन लर्निंग पर ध्यान मत दीजिए, हम इसको समझेंगे तब लर्न करेंगे। अगर आपने समझ लिया टॉपिक अच्छे से तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके MCQs आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे, वो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है मोस्टली हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर अभी भी बात करें कि एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक जो लोकल लेवल पे वर्क करती है। ऐसे ही हम अगर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो पहले सेंट्रल लेवल पे देखेंगे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे देखेंगे, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे देखेंगे। आज अगर कवर हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा बड़े वीडियो ना बने, फिर देखने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट में तो डिवाइड कर दें, या सेंट्रल और एक बार में करा दें और प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक बार में करें, ठीक है। अगर मुग़ल की बात करें तो अगर हम इंट्रोडक्शन, द मुग़ल रूल्ड इन इंडिया फॉर अराउंड 200 years, बिल्ट ए वास्ट एम्पायर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अपॉन विच द ब्रिटिश बिल्ट फर्दर, ठीक है। आपको पता है कि मुग़ल एम्पायर कब इस्टेब्लिश होता है, कि बाबर आता है, ठीक है, पानीपत का जो बैटल होता है, फर्स्ट बैटल होता है, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराता है, और उसके बाद 1526 में क्या है कि यहाँ पे फिर खानवा का बैटल होता है। तो इस तरीके से क्या है कि वो इस्टेब्लिश कर जाता है अब, और बाबर से स्टार्ट होके हम देखते हैं कि जब तक कोई अंग्रेज़ आते हैं, ठीक है, मेनली तब तक ब्रिटिशर्स जब तक आते हैं, ठीक है, तो उनका क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 200 years वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर रूल करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें कि बाबर को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, वो बिल्डअप नहीं कर पाता है, क्योंकि क्या है कि वो आके अभी अभी उसका पूरा बैटल में ही निकल जाता है, ज़्यादा टाइम पीरियड पे रह नहीं पाता, कि वो ध्यान नहीं दे पाता एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे। फिर उसके बाद हुमायूं आता है, आपको पता है कि वो एक बार शेरशाह सूरी, उसको पहले वो बनता है बादशाह बनता है, उससे पहले अगर हम सुल्तान के बारे में पढ़ें तो दिल्ली सल्तनत में जो लगाते थे वो सुल्तान लगाते थे और मुग़ल एम्पायर अपने पीछे बादशाह लगाते थे, ठीक है। तो जो हुमायूं है उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, रूल करने का। तो अकबर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है, और अकबर वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, और वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। तो अगर आप मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन कहें और अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कहें तो बात एक ही होगी, ठीक है। इसी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अकबर बिल्डअप करता है, इसी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके ब्रिटिशर्स भी उसी को अपना लेते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जैसे शेरशाह सूरी ने भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, आप कई बुक्स में लिख सकते हैं, आपने देखा है, कुछ हिस्टोरियंस ने बोला है कि अकबर क्या है, फॉलोअर था एक तरीके से शेरशाह सूरी का, ठीक है। शेरशाह सूरी, who ruled a short while for 1540 to 1545, are remembered for providing an administrative blueprint which Akbar and his minister last profited। मतलब एक तरीके से ब्लूप्रिंट जो प्रिपेयर किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। अगर आप देखें तो अकबर किस मुग़ल डायनेस्टी से बिलोंग करता है, बट बाबर और हुमायूं को जैसे मैंने बताया टाइम ही नहीं मिला, बट शेरशाह सूरी का टाइम बहुत शॉर्ट था, बट फिर भी उसने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। Akbar repaired, improved, organized and perfect every single department of the state with administrable skill and expedition. He
bequeathed his successors and legacy of well-organized administrative structure and tradition of a just and tolerance policy as the essential condition of durable and good government। उसने पूरी कोशिश करी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव के हर पार्ट पर क्या करे कि हर पार्ट को अच्छे से कर पाए, इस्टेब्लिश कर पाए, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, या मिलिट्री का पार्ट हो, या फिर क्या आप कह सकते हो कि वेलफेयर के वर्क हो, ठीक है, या कोई भी जिस तरीके से वो बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने जुडिशियल सिस्टम हो, हर तरीके से कोशिश करी कि वो अपना बेस्ट कर पाए। पॉलिसी मेकिंग वॉज रिटेन्ड विद द मुगल एम्पायर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर अलाउड इनिशिएटिव एंड डिसीजन मेकिंग इन द मैटर ऑफ लोकल इंटरेस्ट। द मुगल एम्परर तो आप देखते हो कि मुग़ल एम्परर हैं, उन्होंने क्या कनेक्ट विद ऑल पार्ट्स ऑफ देयर किंगडम थ्रू सिस्टमैटिक टूरिंग, ठीक है, उन्होंने सिस्टमेटिक वे से क्या है कि अपना एम्परर चलाया, ठीक है, रन किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पता है कि ये चीज़ें तो आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए, अगर आपको क्वेश्चन रिटन में करना है तो कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो हमें सबसे पहले उसके हेड के बारे में लिखना होता है। अगर मोनार्की सिस्टम है तो हम सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे वो एम्परर होगा, क्योंकि आपको पता है एम्परर कहीं ना क्या होता है कि फाउंटेन ऑफ ऑल द पावर्स, सारी पावर्स मोनार्की सिस्टम में किसके पास होती है, एम्परर के पास होती हैं। तो हमें सबसे पहले हेड को डिस्क्राइब करना होगा। The Mughal emperor, who can lay claim to having attempt and establish system in the executive, judicial and religious spheres in conscious and deliberating manner is Akbar। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आप मेन जो काम किया है सिस्टमिक वे से एग्जीक्यूट करने का सारी चीज़ों में हम किसको क्रेडिट दे सकते हैं, अकबर को क्रेडिट दे सकते हैं, क्योंकि बाबर और हुमायूं को तो टाइम ही नहीं मिला, ठीक है, या वो कैपेबल नहीं थे इतने, क्योंकि अगर शेरशाह सूरी की बात करें तो उसने लिटिल टाइम में, थोड़े टाइम में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया है, ठीक है। द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रीजन फ्रॉम 1556 टू 1605, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी लंबा टाइम है उसका रूल करने का। कंट्रीब्यूट टू अचीविंग दिस, द एम्परर हैड ए मैजेस्टिक एंड इम्पीरियल अप्रोच इन दैट ही वॉज स्ट्रिक्ट यट जेन्युइस। अब आप कह सकते हो कि वो क्या था, अपनी जो पॉलिसी मेकिंग करता था उनको अप्लाई करने के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट था, पर आप देखते हो कि वो कहीं ना कहीं पोलाइट भी था, ठीक है। अगर हम सल्तनत की टाइम की बात करें तो आप देखते हो कि हिंदुओं के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई थी वो एक तरीके से वेलफेयर स्टेट नहीं कह सकते, बट अकबर ने अपनी पॉलिसीज़ बनाते टाइम अपनी सब्जेक्ट का भी ध्यान रखा, वो काइंडफुल रहा। जैसे कि आप देखते हो कि उसने जिजिया टैक्स है और जो तीर्थ कर लगते थे 1563 के अप्रोक्सीमेटली उसने वो हटा दिए थे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पोलाइट भी था। He was well informed on almost every aspect of the administration system. He chose men of learning, culture as his diwan, but changed them often to ensure that no one become too powerful। अब वो चूज़ करते टाइम जब भी उसको, आपको पता है कि एक अकेला एम्परर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को नहीं चला सकता, उसको क्या है मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है। तो अकबर, जैसे हम मौर्यास के टाइम पे देखते हैं कि अशोका या चाणक्य इस बात पे बताता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एम्परर के क्या होते हैं, नोज़ और ईयर की तरह होते हैं। जैसे मैन के अगर उसे नॉलेज लेनी है तो आँख कान जैसे ज़रूरी होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी वजह से क्या है कि अकबर भी ध्यान रखता था कि उसके जो मिनिस्टर्स हों वो कैसे हों, इंटेलिजेंट हों, बट वो उन्हें चेंज करता रहता था। वाई, क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि अगर एक पोजीशन पे एक मैन लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेगा, पावरफुल कर लेगा, इसीलिए टाइम पे उनको चेंज कर दिया जाता था, ठीक है बेटा। नाउ एम्परर के बाद आती है जो पोजीशन दीवान, कहीं कहीं पे वज़ीर और वकील भी है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। द दीवान ऑफन कॉल्ड द वज़ीर, ठीक है, दीवान को वज़ीर भी बोला जाता था और वज़ीर को ही कभी कभी वकील भी बोला जाता था, या वकील क्या है वज़ीर से थोड़ी एबव पोजीशन में थी। जैसे आप नायाब देखते हो सल्तनत के टाइम पे, द चीफ मिनिस्टर, तो वज़ीर से तो आपको समझ में आ जाता है 1 मिनट में ही कि कौन है चीफ मिनिस्टर। वॉज मेनली कंसर्न विद रिवेन्यू फाइनेंस, बट अगर
अगर दीवान है इसके साथ में तो हम क्या देखते हैं, किससे रिलेटेड है, रेवेन्यू और फाइनेंस। और आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन वही होगी जिसके पास भैया मनी होगा, ठीक है। बट as he had say, in all matters where any expenditure was involved, the work of other department also come under his control। कि जैसे आप अगर बात करें रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट की, इसके अंदर सारे इसीलिए आ जाते थे क्योंकि कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एक्सपेंडिचर, कोई खर्च होता था तो वो कहाँ से होके जाता था, इसी डिपार्टमेंट से होके जाता था। ये डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रखता था, ठीक है। ऑल द इम्पीरियल ऑर्डर्स वर फर्स्ट रिकॉर्ड इन हिज ऑफिस बिफोर बीइंग इशूड। सारे जो ऑर्डर होते थे फर्स्टली उसके ऑफिस में रिकॉर्ड होते थे, उसके बाद इशू होते थे, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे अगर हम देखें कि गवर्नर्स जिनको क्या बोला जाता था, सूबेदार या सिपा सलार बोला जाता था, फौजदार वगैरह सब उसके नीचे आते थे। या हम प्रोविंशियल लेवल पे अभी दीवान की बात करेंगे, वहाँ भी एक दीवान होता था, वो भी इसी मेन दीवान के अंडर कंट्रोल रहता था, ठीक है। ऑल द अर्निंग डिपार्टमेंट्स वर अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। सारे अर्निंग डिपार्टमेंट जो होते थे, कारखानाज वगैरह, वो सब भी इसके अंडर कंट्रोल में होते थे, ठीक है। एंड कुड स्पेंड ओनली वॉट वॉज अलॉटेड देम बाय द दीवान। और वो सब बस वही खर्च कर सकते थे दीवान की, मतलब अगर वो दीवान उनको कंसीडर करता है। तो आप देख सकते हो कि दीवान कितना इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। दीवान के अंडर अदर टू प्रिंसिपल ऑफिसर्स भी आते थे, दीवाने तन और दीवाने खालसा। आप दीवाने तन को सिंपल अपने मन में ये करके रख सकते हो कि दीवाने वेतन, मेनली जो सैलरी देने का काम कर रहा है, ठीक है। और दीवाने खालसा, खालसा आपको पता है कि सल्तनत पीरियड में भी हम देखते हैं कि खालसा लैंड, ठीक है। तो ये लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। ये दोनों काम ये इसके अंडर आते थे, दीवाने तन एंड दीवाने खालसा, हु वर इन चार्ज ऑफ सैलरीज एंड स्टेट लैंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद आता है मीर बख्शी। मीर बख्शी परफॉर्म दोज ड्यूटीज which had been responsibility to RSA ममालिक during the earlier period। सल्तनत पीरियड में हमने एक पोजीशन देखी थी RSA ममालिक, वही सेम नाम चेंज हो गया है किस, अब की वो जो RSA ममालिक की ड्यूटीज़ होती थी अब वो किसको परफॉर्म करनी है, मीर बख्शी को। मेनली क्या है, जो सिविल सर्विस और मिलिट्री लाइंस, मेनली आप कह सकते हो एक तरीके का, आप कह सकते हो क्या कि आपका जैसे डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हो। हिज पावर एक्सटेंडेड फॉर बियॉन्ड द वॉर ऑफिस, सम फॉरेनर ट्रेवल्स कॉल्ड हिम लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द कैप्टन जनरल। एक तरीके से जो सारी जो मिलिट्री को कंट्रोल करता है, सिविल सर्विस को कंट्रोल करता है, वो कौन है आपका, मीर बख्शी। द मेन डिपार्चर फ्रॉम द सल्तनत वॉज इन रेस्पेक्ट टू वर रिलेटिंग टू स्टेट। जो अगर एक और पर्सन है मीरे समन जिसको बोला जाता है, वो कौन है, स्टेट कारखाना, स्टोर, ऑर्डिनेंस एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड सल्तनत इसके जितने भी वर्क करता है उसको क्या बोला जाता है, मीरे समन, ठीक है। फिर एक अनदर पोजीशन आती है जिसको बोला जाता है दा सदर। ये वर्ड हमने सल्तनत पीरियड में भी बार बार सुना है। आप जहाँ भी इसके बारे में देखो तो आप देखोगे कहीं ना कहीं सदर सूद्रो जो हाई रैंक पे होता है उसके नीचे सदर आता है। ये मेनली रिलेटेड किससे करता है, आपके रिलीजियस मैटर और चैरियट्स वगैरह से रिलेटेड करता है। वजीफ़ा वगैरह या वफ़ की जो लैंड होती है जो किसको मदरसों को दी जाती है उससे ये रिलेट करता है। वज़ीर एंड वकील ओकेजनली हायर डिग्निटी सुपीरियर ऑफ द वज़ीर, ठीक है। मैंने बताया कि वज़ीर दीवान भी है, कभी कभी ये सेम पोजीशन पे रहते थे, कभी कभी इनको अलग अलग पोजीशन दी जाती थी। और वकील कुछ ही मुग़ल एम्परर के टाइम पे रहा है। जैसे कि आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि अकबर का वकील बैरम खान था, ठीक है। जब उसने पूरा कंट्रोल अकबर के ऊपर ले रखा था, ठीक है, उसके बाद उसने वकील की पोजीशन पे किसी को नहीं बनाया। जैसे कि हम नायाब देखते हैं कि जब क्या बलबन था जो वो नायाब था पहले, ठीक है। तो हम एक तरीके से ये एक कंट्रोल वाली पोजीशन होती थी और डिपेंड करता था सल्तनत पीरियड में कि वो नायाब रखे या ना रखे, और मुग़ल एम्परर में कि वो वकील रखे या ना रखे, ठीक है। The appointment as under the Sultan was separate depending on the wish of the monarch and the requirement of the situation, कि उस टाइम कैसी सिचुएशन है। अगर वकील और नायाब बोथ
कि पोजीशन स्ट्रांग हो जाती थी अगर क्या है कि एम्परर रूलर है जो वीक है, और अगर वो स्ट्रांग है तो वो इनको कंट्रोल करके पूरी तरीके से रखता था। चाहे तो अपॉइंट कर सकता है, नहीं तो कोई नीड नहीं है। ठीक है, मेरे समान, आप मेरे समान से रिलेटेड इसको आप कर सकते हो, कनेक्ट करके लर्न रख सकते हो कि मेरे समान जो सामान कहाँ पे होते हैं, हमारे मेनली स्टोर्स में होते हैं। द इम्पीरियल हाउस होल्ड स्टोर, द वर्कशॉप फॉर प्रोड्यूसिंग गुड फॉर द पैलेस एंड द एसर्नल्स। तो आप इससे रिलेटेड करके सदर और सूद्रो, जो मैंने अभी भी आपको बताया था, ये मेनली क्या होता था, द सदर और सूद्रो हैड ए चीफ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लॉ ऑफ द शरीयत, क्योंकि रिलीजियस से रिलेटेड है ना। और अगर आप हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम लॉ की बात करें, उस बारे में भी अभी मैं बनाऊंगी कि मुस्लिम लॉ कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट करता है, रिलीजियस सिचुएशन से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ही वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैरियट्स, बोथ कैश, वजीफा एंड लैंड ग्रांट। ठीक है, वही सुपरवाइज द अपॉइंटमेंट ऑफ काजी एंड मुफ्ती। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आज के टॉपिक में। जैसे कि हमने देखा कि हमने किसको पढ़ा है, हमने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल पीरियड का देखा है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखा है। मैंने आपको बताया कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो फर्स्ट पोजीशन एम्परर की देखी थी, फिर दीवान की देखी थी, थर्ड पे हम वज़ीर या वकील रख सकते हैं। वो कभी कभी वज़ीर और वकील सेम पर्सन होता था, ठीक है, कभी कभी अलग होता था। ठीक है, इसके अलावा हम देखें, हमने सदर और सूद्रो देखा, मीर बख्शी देखा, मीर समन देखा। ठीक है, तो ये मेनली हमारे क्या हो गए, मेन पोजीशंस हो गए। होप सो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना, मैं अगेन आपके लिए रिपीट करूँगी। और अगर समझ में आ गया है, अगर आप इसको 2 बार वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।